नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। खैर मकदम। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज इस प्रोग्राम में अपने बहुत ही एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स और एक्सपर्ट अभिषेक सर और पुनीत सर के साथ हूँ। हम लोग जानेंगे इस हफ्ते की सुर्खियां और वो बातें जो चर्चा में रही। इनकी शुरुआत हम सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बार 2024 अपने खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है और जैसे-जैसे ये साल खत्म हो रहा है, तो इस साल की सबसे बड़ी जो एक खोज मानी जा रही है विज्ञान के क्षेत्र में, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो आज ये माना जा रहा है कि 2024 की ये सबसे बड़ी एक रिसर्च है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग, माइक्रोचिप और विलो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनीत सर से। पुनीत, ये आजकल मैंने इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ में मैंने देखा। एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर, इसका क्या मतलब होता है? ये दूसरे सामान्य कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटर से अलग कैसे है? क्योंकि एक सुपर कंप्यूटर भी हम सुनते रहते हैं। दूसरा, ये जो विलो है या माइक्रोचिप जिसके बारे में, जिसको इस साल की सबसे बड़ी इन्वेंशन और डिस्कवरी और रिसर्च और क्रिएटिविटी माना जा रहा है, ये क्या है? कुछ बताएं इसके बारे में। तो ये सर क्वांटम कंप्यूटिंग का जो क्या क्वांटम कंप्यूटर होता है इसको समझने से पहले हमें इसका इतिहास एक बार जान लेना ज्यादा सही होगा। तो बात है 1956 की। भारत को आजाद हुए वही कुछ 9 साल हुए थे और तब भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया बेल लेबोरेटरीज को। ये ग्राहम बेल के नाम पर लेबोरेटरीज है, दुनिया की सबसे उच्च श्रेणी की लेबोरेटरीज में आती है। जी जी। और इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। हम्म। जिस तरह की अभी बात हो रही विलो के बारे में, वैसा ही ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी ये ट्रांजिस्टर के रूप में आई ट्रांजिस्टर थी, अपने जमाने में अपने थे। जमाने में आया था। क्योंकि उससे पहले जो कंप्यूटर जो काम करते थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर काम करते थे, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें प्रोसेसिंग जो होती थी डाटा की, वो स्लो होती थी, बल्कि होती थी, साइज में बड़ी होती थी, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करती थी और उनकी लाइफ जो है बहुत कम होती थी। इसलिए जब हम उस जमाने के कंप्यूटर्स के बारे में याद करते हैं तो वो कई कमरों में आते थे। हाँ, बहुत साइज बड़े होते थे, साइज में बहुत बड़े होते थे और बल्कि और हाँ, हेवी होते बल्कि थे। हैवी होते थे और उन पे कंप्यूटेशन करना बड़ा खर्चीला होता था। और उनकी एक लिमिट थी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को ही कंप्यूट कर सकते थे। ट्रांजिस्टर में ये सारी खास बातें एकदम ये सारी बातें हट गई और ट्रांजिस्टर ने वही कंप्यूटेशन की स्पीड को काफी बढ़ा दिया। ट्रांजिस्टर हल्के होते हैं, साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होते। आज की तारीख में आपके और मेरे जो मोबाइल फोन है, उसमें जो प्रोसेसर और जितने भी सर्किट्स लगे हैं, उसमें ट्रांजिस्टर्स का ही यूज होता है। और इसको हम लोग रेडियो ट्रांजिस्टर सेट आते थे, हाँ, वो सुना करते उनके थे। नाम भी सुना करते थे। तो ट्रांजिस्टर के साथ ये अच्छी बात है कि जैसे अगर कोई कंप्यूटर की आपको शक्ति बढ़ानी है, तो आप उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को बढ़ाते चले जाइए और वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इस अब एक छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर रखने के लिए आपके पास जो आपको टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना है, वो ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा करना है। तो 1956 से लेकर आज तक केवल क्या होता जा रहा है कि हम ट्रांजिस्टर्स के आकार को छोटा करते जा रहे हैं और कम जगह में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को हम रखते जा रहे हैं, ताकि छोटे आकार के कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बढ़ जाए। लेकिन एक समय आएगा जब, और उस समय तक हम पहुंच गए, इस वक्त हम 9 नैनोमीटर के स्केल पर है। 5 नैनोमीटर के जब ये ट्रांजिस्टर हो जाएगी, तब ऐसी स्थिति में एक तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होगी और दूसरा, ट्रांजिस्टर्स जो दो ट्रांजिस्टर से उनके बीच की दूरी इतनी कम होगी कि एक ट्रांजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट लीक करके दूसरे ट्रांजिस्टर में जाना शुरू कर देगा और इसकी वजह से चिप जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। मतलब हम अपने जो कंप्यूटर्स हैं, सो कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो आज भी ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर कंप्यूटेशन को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी क्षमता नहीं बढ़ा बढ़ा सकते। सकते। पहली समस्या ये। क्वांटम कंप्यूटर जो हम लोगों ने इजाद किया है, ये क्वांटम कंप्यूटर पूरे अलग सिद्धांत पे ही काम करता है। जैसे कि एक इसको हम इस तरह से सोचे कि पहले हमारे घरों में, गांव में चूल्हे पे खाना बनता था, तो वो उसमें आग के प्रयोग के द्वारा खाना बनाया जाता था। फिर गैस आ गई, गैस में भी हम आग के प्रयोग के द्वारा खाना बनाते थे। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें हम अग्नि का प्रयोग करके खाने को निर्माण करते थे। लेकिन
जो हमारे जितने भी कंप्यूटर थे, चाहे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड हो, चाहे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हो, वो उसी तरह से मिलती-जुलती टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन की तरह है। खाना इसमें भी पकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब ये इंडक्शन माइक्रोवेव ओवन इंडक्शन और माइक्रोवेव जिसमें आग का कहीं प्रयोग ही नहीं है नहीं और हो खाना रहा। भी बन रहा है, यानी कि पहली चीज तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है क्लासिकल कंप्यूटर से। दूसरी चीज है, क्लासिकल कंप्यूटर जो सामान्य कंप्यूटर है वो बिट्स पर काम करते हैं, जो कि उनकी टेक्नोलॉजी है, जो कि और जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर ये क्यूबिट्स पे काम करते हैं। क्यूबिट्स जो इनकी काम करने की जो इकाई है, इसमें कुछ खास बात है। पहली खास बात, इसकी कंप्यूटेशन करने की क्षमता सामान्य कंप्यूटर के बिट्स से ज्यादा है। तो जहां सामान्य कंप्यूटर कम मात्रा में जानकारी का कंप्यूटेशन कर सकता है, यहाँ पर जानकारी को ज्यादा मात्रा में जानकारियों को कंप्यूटेशन कम समय में किया जा सकता है। एनालाइज करने की क्षमता इसमें ज्यादा है। दूसरी चीज है कि क्वांटम कंप्यूटर में एक और खास बात होती है, जो ये क्यूबिट्स होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। और चूंकि क्वांटम ये क्यूबिट्स क्वांटम एंटेंगलमेंट के तहत काम करती हैं, तो इसलिए इनकी प्रोसेसिंग करने की क्षमता कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो आपको क्वांटम कंप्यूटर की ताकत को बढ़ाना है, तो उसमें क्या करना है, जो ये इकाइयां हैं इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो ये विलो चिप गूगल ने अभी अनवील की है, इसमें क्यूबिट्स की संख्या अब तक का रिकॉर्ड है 105 क्यूबिट का कंप्यूटर। 105 क्यूबिट है। इससे पहले इतनी क्यूबिट्स के कंप्यूटर्स नहीं थे। लेकिन अब 105 क्यूबिट का कंप्यूटर होने से फायदा क्या है कि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है क्वांटम कंप्यूटिंग के वर्ड्स में, जिसको पास करना किसी कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि वो वाकई में क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, ना कि क्लासिकल कंप्यूटर की तरह। मतलब बहुत बड़ी संख्या में डेटा माइनिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, ये सब। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रैंडम सर्किट सैंपलिंग। और रैंडम सर्किट सैंपलिंग जो है, वर्ल्ड के जो सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर वो भी करने में उनको पसीने छूट जाते हैं। तो अभी जो ये विलो कंप्यूटर जो है, इन्होंने जो चिप अनवील की है, इसने जो रैंडम सर्किट सैंपलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो 300 सेकंड्स यानी कि 5 मिनट से के अंडर इसको सॉल्व किया है। क्या बात है। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उसको 10⁻25 ईयर्स 10 की घात 25 वर्ष लगेगी, यानी एक के बाद 25 जीरो आप लगाइए। माय गॉड। तो वेरी गुडनेस। तो ये जो वक्त है, ये हमारे यूनिवर्स की एज से भी ज्यादा है। कि अगर वो हमारा जो सुपर कंप्यूटर वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन उसको जितना हमारा अभी तक ब्रह्मांड को बने जितना समय हो गया, उससे भी ज्यादा समय तक कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। इसकी तो हाइपोथेसिस ही समझना बड़ी मुश्किल लग रही है, इसका साइंस समझना। साइंस, क्योंकि मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल अलग है। तो अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, इससे हमें फायदे या नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें कंप्यूटेशन की स्पीड बहुत ज्यादा है। जो काम क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है, क्या वो काम सुपर कंप्यूटर भी कर सकता है? बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, कर सकता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है, अब आपके पास अगर समय है कि 10⁻25 ईयर तक बैठकर आप उस चीज को सॉल्व करने, प्रैक्टिकली उसमें आपका सुपर कंप्यूटर लगातार चलता रहेगा, तो एनर्जी का जो यूज है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है कन्वेंशनल कंप्यूटर की पहुंच से परे है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम, जैसे रैंडम सर्किट सैंपलिंग की मैंने, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, कोविड के समय में जो हमें नई नई तरह की दवाइयों को ढूंढना था, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ये भी समस्या रैंडम सर्किट सैंपलिंग जैसी ही समस्या है, जिसको हमारे सुपर कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो उससे यूरिया फर्टिलाइजर बनता है। इसमें भी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। आज तक हम कोई ऐसी रिएक्शन नहीं ढूंढ पाए कि कम एनर्जी को खर्च करके हम सस्ते दामों पे यूरिया बना सके। तो इसमें जो जितनी भी मॉलिकुलर लेवल पे प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स आपके एटॉमिक लेवल की है, दोज आर नोन एज द क्वांटम प्रॉब्लम्स। उनको सॉल्व करने का, जो कि हमारे सुपर कंप्यूटर की क्षमता से परे हैं, उनको उनका समाधान जो है इस तरह की तकनीकें और इस तरह के कंप्यूटर करने में सक्षम है। तो ये विलो की सबसे बड़ी खास बात है। तो इसकी एक खास बात ये रही कि इसने जो रैंडम सर्किट सैंपलिंग का जो बेंचमार्क टेस्ट है वो पास किया। एक और खास बात इसने की, जो कि जिस वजह से ये जो डिस्कवरी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जा रही है, कि जैसे जैसे हम क्यूबिट्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं, एरर प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही गलतियां करते हैं, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी
नेसेंट स्टेज में अभी डेवलप हो रही है। तो जैसे जैसे आप क्यूबिट की संख्या बढ़ाते जाते हैं, एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, एरर होने की संभावना बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखा गया कि गूगल ने क्यूबिट की संख्या को जैसे बढ़ाया, वैसे वैसे एरर की मात्रा कम होती चली गई। चली गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि हमारा जो अभी जो सपना है वो 1 मिलियन क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाना है। माय गॉड, अनबिलीवेबल। हाँ, भविष्य में हम 1 मिलियन क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी हर्डल यही थी कि जैसे क्यूबिट आप बढ़ाते थे, क्वांटम कंप्यूटर गड़बड़ियां करने लगता था। अब वो एरर, आप क्यूबिट की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन एरर जो है वो रेक्टिफाई करते चले। रेक्टिफाई होती जा रही है, और इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उसमें उनकी लैब जो है सेंटा बारबरा आपका कैलिफोर्निया में है। तो उस लैब में उसका नाम भी लिखा है, उसमें एआई शब्द जोड़ा गया है। तो बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटर को बना रही है, और क्वांटम कंप्यूटर की मैथमेटिकल जो गणनाएं करने की क्षमता, वो एआई को और भी ज्यादा रेक्टिफाई कर, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम मान के चलते हैं कि कैंसर से संबंधित दवाएं, बुढ़ापा, जो अभी बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं पिछले 10 सालों में, जब ये लोग बूढ़े होंगे तब तक बुढ़ापे से लड़ने वाली दवाएं आ जाएंगी। तो मतलब इनमें यंग एज ज्यादा समय तक रह पाएगी। ऐसे फर्टिलाइजर्स बन जाएंगे जिनसे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ऐसी बैटरीज बन जाएंगी जिनको एक बार चार्ज करने के बाद आपको गाड़ी को दोबारा चार्ज करने के लिए 3 से 4 महीने या हो सकता है सालों तक दोबारा चार्ज ना जरूरत ना करना पड़े। पड़े। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इस तरह की तो है। ये पूरे मानव समाज के लिए बहुत बड़ी पूरा सहायता और हाँ, बड़ी और इसमें सबसे बड़ी चीज है सर्विसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे जितने भी कंप्यूटर एआई है, वो कंप्यूट कहाँ हो रही है? सुपर कंप्यूटर और जीपीयू, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट पर। जब क्वांटम कंप्यूटर इसी चीज को कंप्यूट करना शुरू करेगा और कोड लिखना शुरू करेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ज्यादा रेक्टिफाई हो जाएगी। आने वाले 8 सालों में एआई इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि अपने कोड खुद से लिखने लगे। और 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं सब टेक्नोलॉजी की सहायता से विश्व में जो भी एक्सपर्ट, अपने फील्ड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, उसकी 90% एक्यूरेसी और पावर एआई के अंदर रहेगी। मतलब अगर फिजिक्स में बात करें, तो वर्ल्ड में जिसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, उसके 90% एक्यूरेसी पर, कंपिटेंस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब तकनीकों से आ जाएगी। तो सोचिए लोगों के पास कितनी पावर रहेगी, ज्ञान और चीजों को प्रोसेस करने की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ रहेगी। जाएगी। ये पूरे मानव जाति को बदल के रख देगा। मतलब ये एक तरीके का रिवोल्यूशन होगा रेवोल्यूशन। मैनकाइंड ह्यूमन सोसाइटी जी में। जी, ये बिल्कुल मानव जाति का इतिहास और भूगोल से ये सब बदल देगा, ये क्वांटम। बहुत आपसे बेहतरीन जानकारी और सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपने बताया। अब हम अपने दूसरे एमिनेंट फैकल्टी और एक्सपर्ट अभिषेक सर से जानने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे आज के मुद्दे के बारे में। हालांकि स्विट्जरलैंड आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाला देश है और भारत के साथ अब तक बड़े अच्छे दोस्ताना रिश्ते भी रहे हैं। हर मामलों में क्षेत्रीय हो या रणनीतिक स्तर हो, सहयोग रहा है भारत और स्विट्जरलैंड के बीच। लेकिन कुछ इधर मैंने जो समाचार सुना, देखा और पढ़ा, उससे लगा कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो कि अनपेक्षित है, नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमारे अपने देश में डॉक्टर आम्बेडकर साहब को लेकर के जो कुछ विवाद हुआ और जो बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उसकी सच्चाई क्या है? उसमें सत्यता क्या है? और ये पूरा मसला क्या है? ज़रा आप इसको विस्तार से बताएँ। जहाँ पार्लियामेंट में धक्के-मुक्के हो गए। हाँ, मैं अब तक के अपने संसदीय इतिहास में, अपने आयु में मैंने न पहले देखा, सुना और पढ़ा है अब तक कि कभी इस तरीके की धक्का-मुक्की संसदीय प्रांगण में हुआ हो, जहाँ 2 सांसदों को चोट भी लग गई हो। पहले सर हम लोग स्विट्जरलैंड वाला इशू जो है समझ लेते हैं। अभी एक्चुअली में जो न्यूज़ आई है वो ये है कि स्विट्जरलैंड ने जो इंडिया को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, उसको उसने विथड्रॉ किया है। तो ये स्टेटस विथड्रॉ क्यों हुआ, इसकी कहानी ये है, और इसको उन्होंने जो ग्राउंड दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने रिस्पॉन्सिबल दिया है इसके लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले पर क्या जजमेंट दिया था। हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा समझना आसान होगा, अगर आप ये बताएँ कि तरजीही राष्ट्र या एमएफएन या मोस्ट फेवर्ड फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? सर, मोस्ट फेवर्ड नेशन एक्चुअली में एक प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का, जहाँ पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देता है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, ताकि वो अपने ट्रेड बिज़नेस हाँ, में अपने तमाम कुछ ट्रेड सहूलियतें बिजनेस, ट्रेड रिलेशन को आप स्मूथ कर सकिए, हाँ, टैक्स में थोड़ा रिबेट दे दीजिए,
कुछ और थोड़ा फैसिलिटीज देते हाँ थोड़ा हैं। फ्री ट्रेड बढ़ता है दो देशों के बीच में, तो ओवरऑल ट्रेड रिलेशन अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। तो स्विट्जरलैंड का भारत के लिए था। तो हुआ ये था कि 2023 में 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नेस्ले के ऊपर। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कहानी ये शुरू होती है सर कि एक्चुअली में भारत ने कोलंबिया और लुथियाना के साथ एक एग्रीमेंट किया था। शुरुआत में कोलंबिया और लुथियाना जो है ये ओईसीडी के मेंबर नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोऑपरेशन एंड एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ओईसीडी। ओईसीडी। स्विट्जरलैंड था। तो हुआ क्या कि बाद में आगे चल करके ये दोनों कंट्रीज लुथियानिया और कोलंबिया जो है वो ओईसीडी के मेंबर बन गए। ओईसीडी का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक देश के साथ अगर किसी दूसरे देश का कोई भी ट्रेड रिलेशन या टैक्स रिलेशन अगर है, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। उस जो मैं म्यूचुअली एप्लीकेबल म्यूचुअल होगा सारे हाँ मेंबर सारे कंट्रीज मेंबर को। कंट्रीज पर। तो जो मैं टैक्स रिलेशन की बात कर रहा हूँ सर, वो उसको कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस हाँ एग्रीमेंट, हाँ 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 हाँ, डीटीए। बिल्कुल तो बिल्कुल। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में या दो देश अपने सिटीजन्स को ये रिलैक्सेशन देते हैं कि उनको दो बार टैक्स ना पे ना करना देना पड़े, पड़े, ठीक बात है। जिससे इकोनॉमी बढ़े, बिल्कुल से इन्वेस्टमेंट बढ़े। बढ़े। तो इंडिया ने एक्चुअली में स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट किया था जिसमें डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है तो उस पर 10% का टैक्स देना होता है। जैसे जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है इंडिया में, वो जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी लाभांश, तो उस पर 10% टैक्स दे देगी देना भारत पड़ेगा, को। यानी अगर 100 रुपए आपने हाँ, कमाए हैं तो 10 रुपए 10 आपको रुपया टैक्स देना पड़ेगा टैक्स देना गवर्नमेंट। पड़ेगा। ऐसे इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड में अपना हाँ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलंबिया लुथियाना के साथ जब एग्रीमेंट किया तो उसको 5% कर दिया। बाद में जा करके दोनों देश ओईसीडी के मेंबर बन गए। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया, कहा कि अब क्योंकि वहां 5% तो है हमको भी तो आप हमें भी 5% हो जाएगा, डिविडेंड पर टैक्स देना टैक्स चाहिए। देना पड़ेगा। भारत सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो हुआ कि जब नेस्ले ने अपना नेस्ले वाला केस आ गया, नेस्ले के ऊपर जो है चीजें अप्लाई हो गई, तो नेस्ले ने इसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेस्ले के फेवर में फैसला दिया कि नेस्ले ने जो डिविडेंड पर 5% टैक्स दिया है वो सही है, क्योंकि ये जो रूल है वो ठीक लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अगर कोई मेंबर जो है ओईसीडी का मेंबर बन जाता है तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। इसी चीज को बेस बना करके स्विट्जरलैंड ने ये डिक्लेयर किया कि वो भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ कर रहा है। अब इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जाहिर सी क्योंकि बात है, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस पर, इकोनॉमी पर, ट्रेड बिल्कुल। पर, बिल्कुल तो हर जो भी फॉरेनर्स या जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड से आ रहा है, अब इसका मतलब ये है कि उनको अपने डिविडेंड पे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जाहिर सी तो बात वो है। अपना इन्वेस्टमेंट रोक लेंगे, तो या एक कहीं और शिफ्ट कहीं और करेंगे। शिफ्ट कर जाएंगे। तो इंडिया के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पैक्ट ये है, और ये कुल मिला के कहा तो जो बहुत भी बेहतरीन। स्विट्जरलैंड ने दिया। और ये डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेकर के जो बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण विवाद चल जी रहा सर। है, ये क्या, इसकी सच्चाई क्या है? अंबेडकर साहब का तो जो इशू हुआ है सर, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अंबेडकर साहब के नाम पर इस तरीके से संसद के अंदर जो है अनएथिकल, अनमॉरल सारी चीजें हुई, धक्का मुक्की हो गई। जैसा आपने बताया कि दो बीजेपी के जो सांसद थे उनको चोट भी लग गई। अब उसमें एक्चुअली में इशू ये उठ गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका 75 ईयर्स हुए, तो अमित शाह साहब जो है वो राज्यसभा में संविधान के ऊपर बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आजकल का फैशन हो गया है कि आप अंबेडकर 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 कहते हैं। मतलब उनके भाषण का कुछ 10-12 हाँ, सेकंड का एक उसका क्लिप कांग्रेस ने निकालता है। क्लिप निकाल लिया कि उन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया है। अब वो उसका विरोध कर रहे थे संसद के अंदर, इधर से ये लोग बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे, उसी में कोई धक्का मुक्की हो गई। अब किसने धक्का दिया किसने नहीं दिया ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन हाँ ये बहुत सर एक अनफॉर्चुनेट है कि अंबेडकर जी के नाम पर इस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओवरऑल सब पॉलिटिकल इशू है, कुछ दलित वोट दिनों बाद बैंक का का ये सवाल मुद्दा है। है। हर 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 पॉलिटिकल पार्टी दिखाना चाहती है कि वो अंबेडकरवाद को ज्यादा मानती है, हाँ, जबकि डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय धरोहर हैं, धरोहर है। वो पूरे भारत के हैं और किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल तक किसी सीमित दल नहीं को आप दल तक आप उनको कन्फाइंड नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। और ये तो टोटल पॉलिटिकल हाँ, माइलेज लेने के लिए, वो दलित एक वोट बैंक के लिए युग पुरुष हैं और मेरे ख्याल में इसका राजनीतिकरण अधिक हो रहा अधिक है। हो रहा है। और वो
अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी बहुत सरप्राइज होंगे ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे नाम पर इस तरीके से झगड़ा होगा बाहर। निश्चित रूप से, और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे तो संसदीय टोटल इतिहास में। पॉलिटिकल स्टंट है और कोई अंबेडकर की चिंता नहीं है, चिंता है वोट की। तो राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है और यहाँ पर मदिरा सबने पी ली है। तो हमें देखना होगा, खुले मन और विचारों से सोचना होगा कि हम अपने राजनीतिक आकाओं को देखें, सोचें और समझें कि वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमें मोहरा न बनाने पाएं। अपने दिमाग से सोच समझ कर आप निर्णय लें। तो आज हमने जिन मुद्दों को छुआ, जिन पर बातचीत की, अगर आपको उसमें कुछ सुझाव देना है, कुछ आप कमेंट्स देना चाहते हैं, तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर से आपसे निवेदन है, आग्रह है, इस प्रोग्राम को, इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें क्या आपके सुधार और सुझाव हम कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। और ज़रूर इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।